तो महाराष्ट्र में सियासी खेल चल रहा है और खेल भी ऐसा कि पिछले साल दोस्त ने दोस्त को दगा दिया और इस साल भतीजा चाचा के साथ खेल कर गया। खेल सियासत वाला और खेल ऐसा कि यह बताया गया कि अजीत पवार शरद पवार से नाराज थे और जिसके बाद उन्होंने दगा दी और बीजेपी के साथ शामिल हो गए हैं। लेकिन इस खेल के पीछे आखिर असली खेल क्या कुछ है, आज उसी का सबसे बड़ा खुलासा हम करेंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। अब सियासत में जैसा सामने से दिखता है वैसा कभी होता नहीं है, उसके भीतर की कहानी एकदम अलग होती है। महाराष्ट्र के सियासी खेल में भी बाहर से जैसा दिख रहा है, भीतर की कहानी वैसी बिल्कुल भी नहीं है, एकदम अलग है। क्योंकि इसके मायने तमाम हैं कि आखिर अजीत पवार अगर चले गए हैं बीजेपी में, यानी कि एनडीए में वो शामिल हो गए हैं सरकार के साथ, तो उसके बाद कहानी क्या कुछ बनती है, चुनाव का अंकगणित क्या कुछ कहता है, समीकरण के रेखागणित के साथ अगर उसका तालमेल बैठाया जाए तो समीकरण पूरे बदले हुए नजर आते हैं। इन सबसे पहले, इस पूरे माजरे को समझने से पहले हम पहले ग्राफिक्स के जरिए से आपको यह समझाते हैं कि महाराष्ट्र की विधानसभा की स्थिति क्या कुछ कहती है और 2019 में चुनाव के समय पर वो स्थिति क्या कुछ थी। ग्राफिक्स के जरिए से आपको दिखाते हैं कि 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा की स्थिति, बीजेपी 105, शिवसेना 56, कांग्रेस 44 और एनसीपी के पास 54 सीटें थी। उसके बाद 2022 में जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरती है तो उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा की स्थिति क्या कुछ हो जाती है। बीजेपी के पास विधायकों की संख्या हो जाती है 106, शिवसेना उद्धव गुट के पास केवल 12 विधायक बचते हैं, कांग्रेस के पास 44, एनसीपी के पास 53 और शिवसेना शिंदे गुट के पास 44 विधायक हो जाते हैं, माफ कीजिएगा 40 विधायक हो जाते हैं। अब ऐसे में यह स्थिति बदलती है और आंकड़ा, जो जादुई आंकड़ा है महाराष्ट्र की विधानसभा का, वो 145 का आंकड़ा है जो जरूरी है। उसके बाद अब आपको दिखाते हैं 2023 में जब अजीत पवार उधर चले गए हैं एनडीए की सरकार में, तो स्थिति क्या कुछ बनती है। बीजेपी के पास विधायकों की संख्या 106, कांग्रेस के पास 44, शिवसेना उद्धव गुट के पास 12, शिवसेना शिंदे गुट के पास 44, कुछ अन्य भी उनके साथ हैं। एनसीपी शरद पवार के पास 53 में से महज 13 विधायक बचते हैं और एनसीपी अजीत सिंह लेकर चले जाते हैं अजीत पवार 40 विधायक। अब इस पूरे खेल को समझिएगा, क्योंकि खेल केवल सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव तक का नहीं है, खेल इसके बाद का भी है और उसको भी आपको समझाते हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव पर यह स्थिति क्या कुछ कहती है। बीजेपी के पास 106 विधायक अभी हैं, कांग्रेस के पास 44 विधायक है जो 2019 में थे, शिवसेना टूटी तो उद्धव गुट के पास केवल 12 बचे, शिवसेना शिंदे के पास 44 बचे, 4 कुछ अन्य भी थे, 40 वहां से तोड़कर लाए थे। एनसीपी शरद पवार के पास 13, एनसीपी अजित पवार के पास 40 विधायक जो 53 में से तोड़कर इधर लेकर आए हैं। अब इसके बाद लोकसभा में क्या कुछ स्थिति बनेगी, आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, और साथ ही सबसे बड़ी बात यह कि आखिर अगर अजित पवार एनडीए में अब शामिल हैं तो क्या शिंदे की स्थिति कमजोर हो जाएगी। क्योंकि एक बयान जिस तरह से सामने आया था शिंदे गुट की तरफ से, और उसमें यह कहा गया था कि लोकसभा चुनाव में 48 लोकसभा सीटें हैं महाराष्ट्र के भीतर, 22 सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर रहा था शिंदे गुट। अब ऐसे में पिछली बार 23 सीटें शिवसेना ने लड़ी थी और बीजेपी के पास 25 सीटें थी, क्योंकि दोनों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था 2014 में भी और 2019 में भी, जिनमें से क्लीन स्वीप हुआ था। 41 सीटें जीती थी एनडीए के गठबंधन ने। अब ऐसे में बीजेपी आधे का भागीदार तो शिंदे को नहीं बनाएगी, इसीलिए क्या यूं समझा जाए कि अजीत पवार को एनडीए में लाने की सबसे बड़ा कारण यही था कि अब 23 सीटों का बंटवारा शिंदे और अजीत के साथ होगा। अब 10 या 11 सीटों के बीच का जो ये खेल होगा, अब ऐसे में बीजेपी के पास सबसे बड़ी भूमिका होगी, चुनाव में हिस्सेदारी सबसे बड़ी होगी महाराष्ट्र के भीतर, क्योंकि अभी भी महाराष्ट्र के भीतर यह भूलना नहीं चाहिए कि बीजेपी ही बॉस है, विधानसभा के नजरिए से भी और लोकसभा के नजरिए से भी। अब ऐसे में क्या यह दोस्ती इस आधार पर टिकी रहेगी 2024 के पटल पर, जब लोकसभा चुनाव के समक्ष हम खड़े होंगे, तो क्या उस समय पर भी अजीत पवार, शिंदे और बीजेपी, क्या ये तीनों की दोस्ती वैसी ही होगी या फिर सीटों के बंटवारे से इस दोस्ती में दरार आ जाएगी?
क्योंकि अजित पवार भी लगातार यह दावा कर रहे हैं कि उनके साथ एनसीपी के विधायक भी हैं और वो जल्द ही इस खेमे में आ जाएंगे, यानी कि बीजेपी वाले खेमे में आ जाएंगे। तो क्या उससे असर पड़ेगा? और अगर अजित पवार उन सांसदों को भी इधर लाने में सक्षम हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो फिर शिंदे के लिए खतरा हो सकता है। शिंदे जो ये मंशा जता रहे हैं कि 22 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों पर, तो इस मंशा पर थोड़ा सा पानी फिर सकता है और बीजेपी अपनी मजबूत स्थिति में होगी। यानी कि ये जो सीटों के बंटवारे को लेकर जो मोलभाव होगा बीजेपी के साथ, अब शिंदे और बीजेपी दोनों के लिए आसान हो जाएगा। अब इसीलिए उस आसान को करने के लिए ही क्या अजित पवार को एनडीए के गुट में लाया गया है। अब इसी पर आज हम पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए और पूरे माजरे को समझिए। आपको इसी पर हम रिपोर्ट भी दिखाएंगे और पूरा माजरा भी समझाएंगे, लेकिन इससे पहले यह समझना बड़ा जरूरी है कि जो मंशा लगातार शिंदे गुट की तरफ से जाहिर की गई है उसकी असलियत क्या कुछ है। यह भी समझने की जरूरत है कि जिस तरह से कुछ दिन पहले शिंदे गुट की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया, महाराष्ट्र में तमाम जगहों पर उस पोस्टर को लगाया गया और उसमें यह दिखाने की कोशिश की गई कि शिंदे सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के भीतर लोकप्रिय नेता हैं। यानी कि जब 2024 के चुनाव को लेकर पटल पर होंगे, उसके समक्ष खड़े होंगे, तो शिंदे को एक बार फिर से सीएम प्रेजेंट करने की यह कोशिश की गई कि अगर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाता है, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा जाता है, तो शिंदे को फिर से सीएम बनाया जाए, सीएम चेहरा बनाया जाए और उसी के आधार पर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन क्या बीजेपी को यह गवारा है या नहीं है? और क्या इसी कहानी के पीछे और पर्दे के पीछे की कहानी यही है कि अजित पवार को इसीलिए एनडीए में लाया गया ताकि मोल भाव ठीक से किया जा सके, और अगर शिंदे जाते हैं तो अजीत साथ हैं और अजीत साथ जाते हैं तो शिंदे साथ हैं। इसी पूरे माजरे को समझने के लिए रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक चल रहे सियासी खेल को तो आप देख ही रहे होंगे, लेकिन इस खेल पर राहत इंदौरी का लिखा हुआ एक शेर याद आता है। नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। राहत इंदौरी का यह शेर महाराष्ट्र की सियासत में आए तूफान पर एकदम सटीक बैठता है। पिछले साल भी ऐसा ही सियासी खेल खेला गया, खेल के किरदार बदले हैं लेकिन पासा वही है। लेकिन इस खेल की कहानी जैसे बाहर से दिख रही है वैसी है नहीं। इस खेल के भीतर की कहानी बताते हैं, लेकिन माजरा सिर्फ विधानसभा सीट के खेल तक नहीं है बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक है। याद कीजिएगा शिंदे गुट के विधायक गजानन कीर्तिकर का एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव में शिंदे गुट कम से कम 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन एनडीए में सहयोगी पार्टियों को यह याद रखना होगा कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी ही बॉस है। एनसीपी में टूट से शिंदे का ये राजनीतिक मोलभाव कम कर दिया जाएगा, क्योंकि 2014 और 2019 में बीजेपी महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप करती हुई नजर आई। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में एनडीए ने 41 सीटें जीती, जिनमें से शिवसेना 23 और बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब ऐसे में एनसीपी की टूट का असली मतलब समझिए। टूट का अर्थ एक, बीजेपी के आभा मंडल से निकलकर शिंदे अपनी स्वयं की छवि बनाने को बेकरार। नंबर 2, शिंदे गुट ने कुछ दिन पहले ही पोस्टर लगाए, शिंदे को सबसे लोकप्रिय नेता बताया। नंबर 3, शिंदे का खुद का कद बढ़ाने की लगातार कोशिश, बीजेपी की बढ़ सकती थी मुश्किलें। नंबर 4, 2024 के लोकसभा चुनाव में शिंदे गुट का 22 सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा। नंबर 5, शिंदे के चुनाव में बढ़ी भागीदारी तो बीजेपी को दिक्कत। नंबर 6, अजित पवार के एनडीए में आने से शिंदे का मोलभाव करना कम होगा। नंबर 7, अजीत और शिंदे के बीच ही लोकसभा की 22 से 23 सीटों का बंटवारा होगा। नंबर 8, शिंदे और अजीत 11 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी की 25 सीटें सेफ। अब चुनावी गणित में बीजेपी ने इसी आधार पर सियासी रेखा गणित के साथ
समीकरणों के अंकगणित का सवाल हल करने का फॉर्मूला निकाल लिया है। महाराष्ट्र में बनी ये तिगड़ी, अब देखना होगा कि ये दोस्ती 2024 के पटल पर आने के बाद लोकसभा चुनाव में कितनी मजबूत रहती है या टूट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। अब इसी के साथ सवाल तमाम उठ रहे हैं। एक सवाल यह भी है कि नया दफ्तर है, नए दोस्त हैं, तो फिर चाचा का क्या होगा? क्या पार्टी का पूरी जिम्मेदारी अब अजीत अपने के पास ले लेंगे, पूरा हक जता लेंगे, क्योंकि नए दफ्तर की शुरुआत तो उन्होंने कर दी है। सवाल यह भी है कि एनसीपी की टूट से शिंदे को मैनेज करना क्या बीजेपी के लिए अब आसान हो जाएगा? और सवाल यह भी है कि इस पूरे गणित को आखिर किस तरह से समझा जाए, क्या लोकसभा से समझना सबसे ज्यादा बेहतर होगा? और सवाल यह भी कि आखिर ये जो गठबंधन हुआ है एनडीए में, क्या ये जनता के हित में है या फिर नेताओं का अपना अपना स्वार्थ इसमें सबसे ज्यादा छिपा है? और सवाल यह भी कि जो अपनों के नहीं हुए वो आखिर बीजेपी के क्या होंगे? यह सवाल बीजेपी के लिए सबसे बड़ा है और सबसे कड़वा भी है कि आखिर अजित पवार जब चाचा के नहीं हुए, शिंदे जब उद्धव ठाकरे के नहीं हुए, तो फिर आखिर कैसे इस बात पर यकीन बीजेपी करेगी कि वो बीजेपी के होंगे? और सवाल यह भी होगा इसमें कि आखिर ये दोस्ती 2024 जब लोकसभा चुनाव के बीच में सीटों के बंटवारे तक क्या मजबूती के साथ लगी रहेगी? क्या इस दोस्ती में फेविकोल का जोड़ 2024 के लोकसभा चुनाव तक रहेगा? और आज इन्हीं सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ वैभव अग्रवाल हैं जो नेता हैं बीजेपी के, महेश चौहान हैं जो प्रवक्ता हैं एनसीपी के, और अश्वनी मिश्रा हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है, स्टूडियो में हमारे साथ है। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है। अश्वनी जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं कि आखिर इस पूरे खेल को किस तरह से समझा जाए और क्या यह गठबंधन जनहित में समझा जाए या फिर इसको सीधे सीधे राजनेताओं के स्वार्थ को समझा जाए? जी, महाराष्ट्र में ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। हमने देखा है कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हमेशा इस विषय पे अपना पाला बदलती हैं कि कहां पर उनके हाथ में सत्ता रहे। अजीत पवार पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं, पहले भी ऐसा कर चुके हैं और पहले भी वापस जा चुके हैं। हालांकि मुझे लगता है बीजेपी के लिए ये एक पॉजिटिव मूव हो सकता है, क्योंकि बीजेपी शिंदे ग्रुप का जो इक्वेशन था उसमें कहीं ना कहीं शिंदे डोमिनेट करते हुए नजर आते थे। तो अब एक और थर्ड वर्टिकल आ जाने के बाद मुझे लगता है जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, कंट्रोल का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बहुत ज़्यादा बीजेपी के फेवर में होगा। रही बात लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में ये सब होता रहा है। लोकतंत्र में सरकार उसी की होती है जिसके पास बहुमत होता है, और बहुमत जुटाने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां कुछ भी करती हैं। तो मैं इसको ऐसे ही देखता हूं कि 2024 के चुनाव तक अगर ये गठबंधन बना रहता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो शिवसेना भी 2 टुकड़ों में बंट चुकी है, अब एनसीपी भी 2 टुकड़ों में बंट चुकी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस वैसे ही ऑलरेडी हम देखते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करी, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बहुत अच्छी बार्गेनिंग पावर साबित होगा, ज्यादा सीटें मांगना उनके कोलिशन गवर्नमेंट में। बिल्कुल। महेश जी, अजित पवार के तो दोस्त भी नए हो गए हैं, दफ्तर भी नया हो गया है, तो अब चाचा का क्या होगा? कैसे स्थिति को नियंत्रण में लाएंगे? राणा जी, हमें बिल्कुल चिंता नहीं है शरद पवार जी का और हमारे पार्टी का क्या होगा। अभी ये हम देख रहे हैं, 1-2 दिन का समय हम लोग ने उनको दिया है, जिसे हम अल्टीमेटम कहते हैं। मुझे एको आ रहा है, आपको मेरी आवाज सही आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज क्लियर है, आप बोलिए। मुझे एको आ रहा है, जरा अपने टेक्निकल टीम से बताइएगा तो अच्छा। हाँ, टेक्निकल टीम उस पर काम कर रही है, आप अपना पक्ष रखिएगा। ओके, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि अजित पवार जी के साथ कितने लोग गए। हमारे लीडरशिप के साथ भी जितने विधायक की बात की जाए उसमें से बहुत सारे विधायक टच में हैं, संपर्क में है। 1-2 दिन में उसका पता चल जाएगा। कल हम लोग ने एक मीटिंग रखी है, वो मीटिंग में कितने विधायक हमारे पास आते हैं ये बहुत देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अभी इधर ये मुझे ये कहना है, 2-3 चीजें हैं। एक, कोई भी चीज में लेन देन की बात होती है या गिव एंड टेक होता है। सिर्फ अजित पवार ने इच्छा जताई कि उन्हें बीजेपी में जाना है, इसलिए बीजेपी उन्हें उनके साथ नहीं लेगी। अभी जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि 2024 के चुनाव है लोकसभा के, उसमें जो उनका एक मिशन है 45+ उनका मिशन है लोकसभा की सीटें, और दूसरा भी उसके साथ एक महत्वपूर्ण मतलब एक बात ये है कि अब जो राहुल नार्वेकर जी 10 अगस्त तक निर्णय लेंगे, उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन, शिंदे गुट के एमएलए विधायक के डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय लेना होगा। अभी मानसून सेशन भी खत्म होगा, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। महेश
महेश जी, इसमें मेरा एक सवाल यह है, आपने शुरुआत में ही कहा कि शरद पवार को कोई टेंशन नहीं है, हमें भी कोई टेंशन नहीं है कि हमें क्या करना होगा या क्या होगा। हाँ, तो मेरा सवाल इसमें यह है कि क्या कहीं शरद पवार के इशारे पे तो सारा खेल नहीं चल रहा है? अगर शरद पवार, आप ही मुझे बताइए इसका उत्तर। अगर शरद पवार जी इशारा कर रहे हैं और ये सब हो रहा है, तो शरद पवार जी इधर क्यों रुके हुए हैं? इसका कुछ तो आपके पास अंदाजा होगा। यही तो राजनीति का असली वो खेल क्यों है नहीं? कि जो दिखाया जाता है वो हाँ, होता ही नहीं कहानी में। नहीं, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? शरद पवार जी इधर रहेंगे तो फायदा क्या होगा? शरद पवार जी अगर उनके साथ उधर जाते हैं तो सेंटर में मिनिस्ट्री मिलेंगी ना उन्हें। हाँ, क्योंकि फायदा तो तब भी नहीं हो रहा था ना। 2019 में भी चर्चा कर रहे थे, अजित पवार जाकर शपथ ले लेते हैं, फिर भतीजे को मनाकर लेकर आते हैं, लेकिन तब भी तो दोनों तरफ खेल खेल रहे थे ना। बीजेपी से भी चर्चा कर रहे थे सरकार बनाने के लिए, और इधर शिवसेना और कांग्रेस से भी। आपने शायद शरद पवार जी का इसके बारे में स्टेटमेंट सुना होगा। शरद पवार जी ने क्लियरली कहा था कि उन्होंने सामने से इनको ऑफर दी थी, तो क्या ऑफर है ये देने के लिए उन्होंने डेफिनेटली उनके साथ मीटिंग की, लेकिन वो उन्होंने चर्चा आगे होने नहीं दी। अजित पवार जी उधर गए तो 80 घंटे ठीक वैभव जी, हाँ ठीक है वैभव जी, अभी उनका तो ये कहना है कि अजित पवार के साथ कितने विधायक गए ये अभी क्लियर नहीं है आंकड़ा, और इसीलिए उन्हें कोई टेंशन नहीं है। राणा जी नमस्कार। जी नमस्कार। अश्वनी जी और महेश जी को बहुत बहुत प्रेम और साधुवाद। देखिए राणा जी, आपने प्रश्न अच्छा किया, लेकिन अगर हम राजनीतिज्ञों से पूछें तो शायद वो हमारे हिसाब से गलत प्रश्न है कि चौहान साहब की सॉरी एनसीपी के अध्यक्ष जो है उनकी मर्जी से हो रहा है नहीं हो रहा है। महेश जी का कहना ठीक है कि वो उनकी मर्जी से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए राजनीति में 2014 में जब से भाजपा सरकार आई है, मोदी जी की सरकार में अटकलें जो भी जितनी भी लगी हैं सारी ही पलटी गई हैं, सारी ही गलत लगी हैं, क्योंकि हमेशा वो होता है जो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है, जैसे आपने अभी बोला जी। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि देखिए, जहां तक पार्टी बदलने का सवाल है, विधायकों का क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल है, कोई भी सवाल है, हर घर में हर राजनीतिक दल में कुछ ना कुछ उकचुक होती है, लेकिन वो आपके और मेरे, वो घर का उनका मसला है, आपके और मेरे डिस्कशन का मसला नहीं है। लेकिन और मैं बहुत शालीनता से अपने विचार पटल पे रख रहा हूं, लेकिन क्योंकि ये जो मुद्दा है ये पब्लिक में आया और उस पर डिस्कशन हो रहा है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको समझ लें कि हो क्या रहा है ना, जनता की ओर से भी और हमारी ओर से। तो अब हम बताते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार भाजपा की अगुवाई में शिंदे जी के तहत, शिंदे जी मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र भाई डिप्टी सीएम है, तो भाजपा से जाहिर सी बात है, भाजपा की अगुवाई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे नंबर ज्यादा हैं सबसे, तो भाजपा की अगुवाई में महाराष्ट्र सरकार चल रही है। अब क्या है कि महाराष्ट्र में राजनीति में काफी अराजक तत्व भी हैं, काफी कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको शायद जनता का भरपूर प्यार नहीं मिला है, कुछ मसले भी हैं जिन पे डिस्कशन हो रहा है, और ऐसे में कोई आके जनता द्वारा चुना हुआ एमएलए, एक गुट होता है वो दल कहलाता है, लेकिन जनता द्वारा चुना हुआ कोई एमएलए जिसको जनता बोलती है कि भाई मैंने तुम्हें चुना अपने रीजन से, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, बोला मेरे लिए कुछ काम करो, उसको यदि सरकार मौका नहीं देगी जनता की सेवा करने के लिए, तो मेरे ख्याल से वो राज्य धर्म का पालन नहीं होगा, वो केवल राजधर्म की नीति होगी। नहीं, तो ये जो मैंने सवाल अश्वनी जी से किया था, आप उसका उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो गठबंधन है वो जनहित में है, स्वार्थित में नहीं है नेताओं के। एक्चुअली आपने सवाल वो एक नेता से किया था, वो अश्वनी जी सॉरी वो महेश जी और मेरी ओर था। अब अश्वनी जी तो अपनी एक सटीक भाषा देते बाई पार्टीजन मैनर में, ना वो मेरे हैं ना वो उनके है ना, तो अश्वनी जी ने तो बोला, बिल्कुल सही बोला, और मैं भी मेरे ख्याल से अन्य शब्दों में, राजनीतिक शब्दों में भी वही बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए ये भाजपा, क्योंकि भाजपा एक बड़े भाई की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, क्योंकि हमारे नंबर ज्यादा हैं, इसलिए हमें ये लगता है कि देखिए सरकार तो है, सरकार तो चलेगी और जनता के लिए काम करेगी। अब अगर कोई और भी विचारधारा से मिलता है और विचारधारा में आके जनता की भलाई के लिए कोई सरकार में जुड़ता है, तो मेरे ख्याल से उससे बढ़िया कोई और दिक्कत नहीं है।
ये उससे बढ़िया कोई बात नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र का एक नहीं, दिक्कत तो वैभव जी तब होने लगती है ना, celebration है। दिक्कत तो वैभव जी तब होने लगती है कि जब तक वो एनसीपी में रहते हैं तब तक वो भ्रष्टाचारी होते हैं, कलंकित होते हैं, और जैसे ही वो बीजेपी में आ जाते हैं तो फिर जनता हित नजर आने लगता है। ये थोड़ा सा खटकता है। अश्वनी जी, मजाक के लिए राणा जी, हाँ लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा। अश्वनी जी, एक तो मेरा सवाल यही है, और दूसरा यह है कि क्या इस पूरी कहानी को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाए तो क्या असली मुद्दा वही निकल कर आएगा कि शिंदे को मैनेज करने के लिए सब कुछ खेल खेला गया? जी, पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं। राजनीति में दल बदलना, इधर से उधर जाना कोई नई बात नहीं है। मतलब कई सालों से ऐसा होता आ रहा है, और जब कोई नेता हमारी किसी पार्टी में नहीं होता है तो दूसरा पार्टी का नेता उस पर लांछन लगाता है, बुराइयां करता है। ये एक राजनीतिक भाषा है बेसिकली। इसमें आपको अगर कोई बोले कि वो बहुत पहले दूध का धुला था, अब आकर एकदम से साफ पाक सुथरा हो गया, ऐसा नहीं है। आदमी राजनीति में अपने जो है फायदे देखता है, अपने पर्सनल फायदे देखता है या अपने उन वोटर्स के फायदे देता है जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है राजनीति में। अगर बीजेपी कुछ आइडियोलॉजी है तो बीजेपी के जो वोटर्स हैं, बीजेपी अगर किसी के साथ कोalition करेगी तो अपने आइडियोलॉजी, अपने वोटर्स को खुश करने के लिए करेगी। वही काम अजीत पवार करेंगे, वही काम शिंदे जी भी करेंगे। तो ये कह देना कि कोई पहले गलत था, आप सही है, आप सही था पहले सही था, आप गलत हो गया है, ये दोनों बातों में विश्वास नहीं रखता। राजनीति में ऐसा होता रहता है। रही बात 2024 के लिए, बीजेपी 2024 के लिए साम दाम दंड भेद हर तरीके से तैयार हो रही है। बीजेपी को जहां पर भी जैसे भी बढ़त करने का तरीका, बढ़त बनाने का मौका मिलेगा, मेरा ये मानना है कि राजीव गांधी के 414 का जो रिकॉर्ड था, हो सकता है बीजेपी उससे ज्यादा सीट लाने की कोशिश में हो, और उसके लिए जो भी तरीके से जो भी कोलिशन करने पड़े, जो भी पार्टियों के साथ जोड़ना पड़े, जो जोड़ तोड़ करनी पड़े, जो जनता को खुश रखना पड़े, चाहे वो काम करने पड़े, अपने काम गिनाने पड़े या वादे करने पड़े, वो सब कुछ बीजेपी करेगी। और राजनीति में ये सब जायज भी है। इसमें हम उसको अगर बोल दें कि बीजेपी गलत कर रही है, राजनीति मन में देखा है। और रही बात, अभी आप शरद पवार जी का उदाहरण दे रहे थे कि शायद उनके इशारे पे हो रहा हो, हमने एक्चुअली में उत्तर प्रदेश में भी देखा। समाजवादी पार्टी में जब अखिलेश और शिवपाल का चल रहा था तो लोगों को लग रहा था कि मुलायम सिंह यादव जो है शिवपाल जी के साथ थे, पर कुछ समय बाद चीजें क्लियर हुई। हो सकता है उनके साथ में, आज तक कोई नहीं जानता वो एक्चुअली में थे किसके साथ। हो सकता है यहाँ शरद पवार का भी एक फेंका हुआ कोई पासा हो, क्योंकि अजित पवार पहली बार अलग नहीं हुए और शरद पवार उनको बार बार वापस ले आते हैं, माफ कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक तरीके से हो सकता है चचा भतीजे की ये मिली भगत भी हो सकती है, जो एक तरीके से शायद शिवसेना को जड़ से खत्म करने के लिए रणनीति बनाई गई हो। जी बिल्कुल महेश जी, लगातार अजीत गुट के तरफ से ये बयान भी आ रहा है कि सांसद भी उनके संपर्क में हैं, तो 24 की तैयारी में तो वो भी है मजबूती के साथ, और आप कह रहे हैं कि ऐसे में हमें टेंशन ही नहीं है, तो टेंशन तो थोड़ी सी लेनी पड़ेगी। नहीं, देखिए वही मैं कुछ बताने जा रहा था। शरद पवार साहब के स्टेटमेंट का जब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, तभी उन्होंने ये कहा था कि मैं पीछे क्या हुआ, कौन किधर गया, कौन कहाँ गया, कितने लोग गए, इससे ज्यादा, ऑफकोर्स उससे तो कंसर्न होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा मैं आगे रिजल्ट क्या आएगा उसके लिए काम करूं और उस पर फोकस करूं। तो हमारा कहना, मेरे कहने का मतलब यही था। अभी आप जो सांसद की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें देखिए हमारे सामने कि सुनील तटकरे जी तो उनके साथ है ही, जो सांसद है। दूसरे कौन है? प्रफुल्ल पटेल जी, जो राज्यसभा के मेंबर है। तो ये दो लोग तो ऑलरेडी उनके साथ है। ये मुमकिन है कि वो बाकी के सांसदों के साथ भी बात करते होंगे, लेकिन अभी तक वो 4 सांसद हमारे साथ में है। और उनका दावा, मैं फिर से दोहराऊंगा, उनका दावा जब तक प्रूव नहीं करते तब तक सही मानना हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि कल तक का अल्टीमेटम हम लोगों ने सभी लोगों को दिया है कि जो हमारे साथ है वो कल के लेकिन महेश जी, सवाल तो ये है ना कि आप नहीं मानते हैं, ये बात समझ में आती है, लेकिन जितना कुछ उन्होंने करके दिखा दिया है उस पर कुछ तो भरोसा किया जा सकता है कि आगे भी ऐसा खेल हो सकता है। नहीं, बिल्कुल उन्होंने किया है और भी ज्यादा। देखिए हमने पहले देखा है शिंदे गुट का क्या हुआ। एक दिन में 40 लोग नहीं गए ना उनके साथ, वो 40 पहले 10 गए, फिर और 2-3 गए, वो 40 होने के लिए 8-10 दिन लगे उन्हें। तो यहाँ भी वो हो सकता है, अभी तो 2-3 दिन ही हुए, और आगे और चल के बहुत सारे लोग जा सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनको एक अल्टीमेटम हम लोग ने कल तक दिया है। कल हमें पता चलेगा कितने लोग हमारे कहने में, कितने लोग उनके साथ गए। फिर वो 2/3 मेजोरिटी का जो मामला है वो भी देखना होगा कि वो क्या वो 35-36 का जो नंबर रिक्वायर्ड है उनका डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए, तो वो भी देखेंगे कि वो भी होता है कि नहीं होता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप सोचिए, अगर वो 35 नहीं बना सकते, उनके 30 भी अगर बने, फिर भी उनके ऊपर डिस्क्वालीफाई होने का खतरा मंडरा रहा है।
अभी आज मैं वही बात अभी थोड़ी देर पहले कहने जा रहा था कि शिंदे गुट का 10 तारीख तक रिजल्ट आएगा, शायद उनका डिस्क्वालिफिकेशन होगा, और अगर उनका डिस्क्वालिफिकेशन होगा तो ये अजित पवार और उनके गुट के लिए यह बहुत बड़ा सबक होगा। और मैं वही कहने जा रहा था कि शायद बीजेपी ने अजित पवार और उनके साथ इतने लोगों को इसलिए साथ में लिया होगा कि अगर शिंदे गुट को कुछ प्रॉब्लम होता है और उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है तो सरकार कोलैप्स न हो, तभी हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए शायद ये लोग उनके साथ होंगे। ये मेरा अनुमान है। अभी सच्चाई क्या है क्या नहीं है हमें थोड़े दिनों में पता चलेगी। नहीं, ये तो आपने अनुमान लगा लिया और ये अनुमान ज्यादातर लोग लगा रहे हैं, लेकिन पार्टी के भीतर आप क्या कुछ कहानी बुन रहे हैं या फिर आगे की रणनीति क्या तैयार कर रहे हैं? क्योंकि एक तरह से तो खोखली हो गई है पार्टी। अगर 40 विधायक उनके साथ हैं तो 13 विधायक आपके पास बचे। हाँ, अगर 40 उनके पास है तो आपकी बात सही है कि हमारे पार्टी को वो बहुत बड़ा झटका क्योंकि दावा तो लगातार यही है, दावा तो यही है। मैं वही बोल रहा हूँ, नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, अगर है तो सही बात है, अगर नहीं है तो फिर क्या है, ये अलग बात है। लेकिन ऐसे मान के चलते हैं कि 40 लोग उनके साथ है ये कॉन्वर्सेशन के लिए, तो उसमें देखिए हम वही बोल रहे हैं कि शरद पवार साहब भी लगातार वही कह रहे हैं कि जो गए वो गए, आगे क्या करना चाहिए उस पर फोकस लेकिन नहीं, इसके आधार पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से शरद पवार ने कल भी शक्ति प्रदर्शन किया, तो शक्ति तो अजित के साथ है, वो तो प्रदर्शन ही कर रहे हैं बस। नहीं सुनिए, शक्ति अजित पवार साहब के साथ है, वो विधायकों की है। हम पार्टी की बात करें, पार्टी का विधायक ही पूरी पार्टी नहीं होते, पार्टी में संगठन होता है, संगठन में पदाधिकारी होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं और जनता सबसे बड़ी बात होती है। तो शरद पवार जी का सबसे बड़ा भरोसा जो है वो पार्टी के संगठन पर और जनता पर है, और उन्होंने यही कहा है कि मैं अभी महाराष्ट्र के दौरे करना शुरू करने वाला हूं और सब जनता में स्ट्रेट जाऊंगा और उनको बताऊंगा और उनको उनके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और क्या हो रहा है जनता देखती है। देखिए आपको तो पता है, आप जैसे बहुत सारे न्यूज चैनल्स है जो क्या हो रहा है, आपने अभी बहुत अच्छा विश्लेषण किया जब भी आपने ये शुरू किया ये डिबेट को, तो ये विश्लेषण आपके राय आपके मत जनता देखती है। सभी पार्टियों के प्रवक्ता आते हैं, अपने अपने मत रखते हैं, वो भी जनता देखती है और जनता समझदार होती है, जनता को मालूम है क्या सही है क्या गलत है। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक मुद्दा निकाला था यहाँ पर भ्रष्टाचारी होने का राष्ट्रवादी के, मैं ये बात करके मैं रुकता हूँ। यहाँ पर देखिए मुझे जनता को, बीजेपी को जनता को जवाब देने होंगे, दो जवाब देने होंगे। एक, इतने दिन जिस अजित पवार और उनके साथियों पर बीजेपी भ्रष्टाचारी होने के आरोप कर रही थी, खुद प्रधानमंत्री जी ने अभी जो आरोप किया वो आरोप झूठे थे क्या? अगर वो आरोप झूठे हैं ऐसे बीजेपी बोल रही है तो उनको जनता को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों झूठे आरोप किए। अगर वो कहते हैं कि नहीं वो झूठे नहीं थे, वो सही आरोप थे, तो फिर भी जवाब देना पड़ेगा कि आरोप सही थे, वो भ्रष्टाचारी थे, तो उनके साथ आप सरकार में क्यों बैठे। हाँ ठीक है वैभव जी, आप इस बात पर यकीन कैसे करेंगे कि जो अपनों के नहीं हुए वो आपके हो जाएंगे? अगर शिंदे उद्धव ठाकरे के नहीं होते हैं, अजित पवार शरद पवार के नहीं होते हैं, तो आपके होकर रहेंगे? देखिए ऐसा है कि राजनीति में अपॉर्चुनिज्म होता है, राजनीति में मौका परस्ती होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर आदमी दूसरे इंसान के तरह नहीं होता है, तो इसमें मैं महेश जी की तरह नहीं और महेश जी मेरी तरह नहीं है, बहुत फर्क है। लेकिन आज पहली बार हमने डिबेट करी कि जो शालीनता से डिबेट करें और बिना पर्सनल लिए डिबेट करें, वो महेश जी की मैच्योरिटी है और शायद इसीलिए वो पवार जी के साथ काम कर रहे हैं और जनता की भलाई के लिए। और उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि सबसे बड़ी बात है जनता की। तो अब इसमें क्या है, मुझे उनसे शादी तो करनी नहीं है, अजीत पवार जी से, अजीत जी को मेरे से शादी नहीं करनी। हम लोग एक मकसद के साथ आए हैं, क्या है वो, जनता की सेवा। सरकार चल रही है, सरकार में कुछ है जो प्रदेश स्तर पे है मुद्दे, कुछ है जो एमएलए स्तर पे है मुद्दे। जो उनके एमएलए हैं वो अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे, जो हमारे हैं वो हमारे क्षेत्र में कार्य करेंगे, जो हमारे अन्य पार्टी के हैं, शिंदे ग्रुप के, शिवसेना के हैं, वो अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम करेंगे। और नहीं, तो क्या ये जो फेविकोल का जोड़ आप बता रहे हैं जनता के साथ वाला, वैभव जी जो आप ये जनता के साथ वाला फेविकोल का जोड़ बता रहे हैं, 2024 में टिका रहेगा? क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर तो गड़बड़ हो सकती है। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि आज तक भाजपा के किसी भी घटक दल में कोई भी लड़ाई हुई है तो वो भाजपा की तरफ से नहीं हुई है। कभी थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाता है सीटों के बंटवारे में, क्योंकि आकांक्षाएं सबकी होती हैं और इसके अंदर बिल्कुल नहीं, शिंदे गुट तो इस बात को दर्शा चुका है ना, उसने तो कह दिया कि 22 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ठीक है,
कहने से क्या होता है, अभी जब तक आधिकारिक रूप से बैठ के ना हो और आधिकारिक रूप से कोई प्रेस रिलीज ना आए, अपन अटकलें लगा सकते हैं, सट्टा लगा सकते हैं। मतलब अश्वनी जी के पास अपन लगा देते हैं, मेरे 2 गिलास पानी भरे हुए, 2 गिलास अश्वनी जी के पास है, आप देख लो आपको कितने देने, महेश जी देख ले कितने देने, तो अपन लगा लेते हैं कौन किसके साथ क्या है ना। तो उसमें अपन ये कोई मतलब नहीं है ना अटकलें लगाने का। और हमेशा मैंने पहले भी बोला कि अगर आप भाजपा सरकार में, किसी भी भाजपा प्रायोजित सरकार में आप अटकलें लगाएंगे तो आप हमेशा ये देखेंगे कि आपकी अटकलें औंधे मुंह गिरेंगी, क्योंकि हमेशा वही होता है जो नहीं होना चाहिए और वही होता है जो होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? ठीक है अश्वनी जी, आपसे मैं लास्ट कमेंट ले रहा हूं। सीटों के बंटवारे को लेकर क्या स्थिति नजर आती है? जी पहले तो आप ये समझिए, जो पॉलिटिक्स होती है वो 2 चीज़ों की होती है, एक आइडियोलॉजी की होती है और एक कन्वीनियंस की होती है। भारतीय जनता पार्टी या कोई पार्टी ले लो, पहले तो उसका एक कोर आइडियोलॉजिकल वोटर होता है, फिर उसके बाद जो उसकी कन्वीनियंस बनती है कुछ और पार्टी के साथ कोलिशन करके गवर्नमेंट बनाने की, सत्ता में आने की, उसके हिसाब से काम करती है। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपनी आइडियोलॉजी के साथ समझौता नहीं किया है कोलिशन करने में। कन्वीनियंस के लिए भले ही उन पार्टियों के साथ समझौता किया हो जो थोड़ा डिफरेंस रखती हो, बट कभी इतना एक्सट्रीम नहीं गए। हालांकि कुछ पार्टियां अपनी कन्वीनियंस के लिए आइडियोलॉजी को बिल्कुल ताक पर रख देती है। हमने आम आदमी पार्टी कांग्रेस का कोलिशन देखा यहाँ पर दिल्ली में। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के लिए एक तरीके से 5 उंगलियां, अगर जैसे शिंदे कह रहे हैं कि उन्हें 22 सीटों पर चुनाव लड़ना है, जी देखो, 22 सीटें संभव है, हर कोई अपना क्लेम करता है ताकि प्रेशर बना सके दूसरी पार्टी पे, और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये मूव इसलिए रहा हो ताकि शिंदे गुट को प्रेशर में ला सकें। मेरा ये मानना है कि इस सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी की 5 उंगलियां घी में हैं। अगर ये अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ रुकते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी का फायदा है, अगर नहीं भी रुकते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी का फायदा है, क्योंकि एक तरीके जो उनकी मेन विपक्षी पार्टी थी, जो विपक्षी कोalition था, उसमें तो वो दरार डाल ही चुके हैं। अब वो दरार वापस भरना 2024 तक संभव नहीं होगा, चाहे वो अजीत पवार इधर रहें या उधर रहें। इन बोथ केसेस भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा फायदा यानी कि वो मैनेज करना बड़ा आसान हो जाएगा कि अगर शिंदे से कहेंगे कि आप 10-12 सीट ले लीजिए तो मान भी सकते हैं। देखो शिंदे अभी मुख्यमंत्री हैं, तो जब एक कोई पार्टी मुख्यमंत्री एक सरकार में होती है तो उनका वोटर पे प्रभाव ज्यादा होता है। तो कह देना कि शिंदे 10-12 सीटें मान जाएंगे, आई डाउट, बट 22 सीटें मांग रहे हैं, वो भी एक सवाल है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक बीच में समन्वय बिठाने का कोशिश कर रही है। नहीं, बिल्कुल ठोकेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज होगा। बट भारतीय जनता पार्टी के पास साथ अच्छी बात यह रहेगी, अगर कोई उनके बात से समझौता नहीं करता है तो भी भारतीय जनता पार्टी को कोई उसमें बहुत अच्छा खासा नुकसान नहीं होने वाला है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अश्वनी जी आपका भी शुक्रिया, वैभव जी आपका भी, और महेश जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जो अहम सवाल बना हुआ था वो यही था कि आखिर 2024 के जब पटल पर हम होंगे तो आखिर किस तरह से बंटवारा होगा, और क्या यह दोस्ती तब भी ऐसी ही रहेगी? क्या शिंदे 22 सीटों की जो मंशा रखते हैं, क्या वो 10 से 12 सीटों पर मान पाएंगे? और क्या अजीत पवार के आने से इस प्रेशर को दिखाकर बीजेपी मनाने में कामयाब होगी? यह देखना होगा। फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए न्यूज वॉच इंडिया देखते रहिए। नमस्कार।